हाँ, तो बच्चों हमने देखा कि वहाँ की बहू बेटियाँ पर्दा नहीं करती। कोई अपरिचित व्यक्ति भी आता तो उन्हें चाय वगैरह आराम से बना के दे देते हैं। बल्कि इतना ही नहीं, वो व्यक्ति अपनी चीज़ें जैसे अपने अगर वो चाय पत्ती लिया है, मक्खन, सोडा, नमक लिया है और वहाँ की तिब्बत की प्रसिद्ध चाय की तरह अगर बनवा कर पीना चाहता है तो वो घर के अंदर जाके आराम से दे के अपनी इच्छानुसार चाय बनवा सकता था। तो देखिए, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूट कर, यानी एक विशेष प्रकार का वहाँ खलबट्टे की तरह कोई बर्तन होता है, उसे चोंगी बोलते हैं, में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के, अब जहाँ भी चाय को कूटना था उसमें कलर आ जाता दूध के चाय के रंग की, बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन यानी बर्तन को पकड़ने वाला हैंडल जो होता है जैसे कप के आकार नुमा, जिसे वहाँ खोटी बोलते हैं, में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में पड़ेगा या नहीं, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। वहाँ की ये विशेष चाय है जो हमारे चाय से हटके है, भारत की चाय से थोड़ी हटके है। वहाँ चाय को भी चोंगी में डालकर मथा जाता है। आप जानते हैं बच्चों की चाय मट्ठा किस तरह से मथा जाता है, उसी तरह वहाँ चोंगी में डालकर चाय को मथा जाता था। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। बताइए, वहाँ की चाय में मथने के बाद नमक मक्खन डालने के बाद ही चाय पीते थे। अब इस प्रकार से चाय तैयार है। अब लेखक आगे बता रहे हैं कि चाय पी के हम लोग परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, तो परित्यक्त का अर्थ होता है बच्चों के छोड़े, जिन्हें चीनियों ने छोड़ दिया है। किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी यानी आगे के रास्ते का खर्च मांगने के लिए एक व्यक्ति आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। लेखक के पास कोई 2 चिट थी जिसने उस राहदारी मांगने वाले को दे दिया। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले, थोंगला तिब्बत का एक मशहूर स्थान है जहाँ पहुँचने से पहले के आखिरी गांव, मतलब अब ये आखिरी गांव था, उसके बाद हम थोंगला पहुँचने ही वाले थे। ठीक है, हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुँच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। अब बच्चों मैं बता दूं कि ये जो यात्रा है तिब्बत की, वो लेखक अकेले नहीं बल्कि बौद्ध भिक्षु सुमति मणि के साथ करने निकले थे और भीख मंगे के वेश में निकले थे। आदमी थे, ठीक है। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते हुए भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। क्यों जगह मिली? क्योंकि सुमति मणि एक बौद्ध भिक्षु थे और वो हमेशा तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और अपने क्या बोलते हैं ताबीज़ गंडे बेचने के लिए हमेशा जाया करते थे। तो सुमति मणि की वजह से भिक्षुक के रूप में होने के बावजूद भी उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। लेखक बता रहे हैं कि 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। अब लेखक आगे का भी बता रहा है कि एक यात्रा में तो भिखमंगे के वेश में होने के बाद भी सुमति मणि की वजह से उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई, लेकिन दोबारा वह बहुत अच्छे वेश में घोड़े पे सवार हो और सभ्य व्यक्ति के रूप में तिब्बत पधारे, तो भी उन्हें वहाँ के एक गरीब झोपड़े में रुकना पड़ा। क्यों बच्चों? क्योंकि दूसरी बार उनके साथ सुमति मणि नहीं थे, पहला कारण। और दूसरा कारण कि वहाँ थोंगला में एक रिवाज है तिब्बत में कि शाम को ज़्यादातर लोग नशे की, कोई शराब जैसी नशीली पदार्थ पीकर मस्त हो जाते हैं और उन्हें किसी के आने जाने का बहुत होश हवास शाम को नहीं रहता। और दूसरी बार लेखक शाम को पहुँचे थे, देखते हैं। किंतु उस वक्त हमें किसी ने रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है। लेखक कह रहा है कि कुछ तो उनकी मानसिकता है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। ज़्यादातर लोग नशे में हो जाते हैं, इसलिए किसी के आने जाने का उन पर बहुत फर्क नहीं पड़ता। अब आगे देखते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था
अब वो लोग आखिरी गांव पार करके थोंगला पहुंच चुके थे और यहाँ एक शब्द आया है बच्चों, डांडा। डांडा किसे कहते हैं? पहाड़ी रास्तों को डांडा कहते हैं, जो आम ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई वाली ज़मीन होती है जिसको चढ़ने में पसीने छूट जाते हैं। आप लोगों ने भी बहुत जगह घूमा है और इस तरह के रास्ते का अनुभव है आपको। ठीक है, तो अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। थोंगला जो है वो बहुत चढ़ाई वाली पहाड़ी जगह है। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं और बच्चे चढ़ाई के साथ साथ खतरनाक जगह भी मानी जाती हैं डांडे। क्यों? 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण, 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। वो सिर्फ पहाड़ी चढ़ाव ही होता, एक चढ़ान वाली रास्ते ही होते जहाँ दूर दूर तक कोई गांव नहीं होते। दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी देखा भी नहीं जा सकता था। वहाँ अक्सर नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने वाले रास्ते होने के कारण दूर दूर तक कोई आदमी जल्दी नज़र नहीं आता, एक कारण। दूसरा कारण, डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है और रास्ते में डाकू भी छिपे रहते, जो अच्छे खासे यात्री उन्हें देखते उन्हें लूट कर, इतना ही नहीं उन्हें जान से भी मार देते थे। देखिए, तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है तिब्बत में, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। अब रास्ते की चढ़ान में अगर वहाँ डाकू मिल गए और लोगों को, यात्रियों को मार दिए तो वहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि सुनसान क्षेत्र में कोई भी मर सकता था, उस पर ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं होती थी। हाँ, बात अलग है कि अगर कोई तिब्बत के गांव में आके मरता तो वहाँ कानूनी कार्रवाई होती थी। तिब्बत में गांव आकर देख लीजिए, फिर से खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा मिल भी सकती है, लेकिन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। तिब्बत की जो सरकार है वो खुफिया विभाग और पुलिस पर उस समय ज़्यादा खर्च नहीं करती थी, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता, और एकदम एकांत जगह पे गवाह कौन मिलेगा, कौन गवाही करेगा, कौन बताएगा कि किसने मारा किसको मारा। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। पहले वहाँ के डकैत सीधे जान पे वार करते थे, उसके बाद लूटपाट मचाते थे। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। चूँकि वहाँ हथियार का कानून नहीं था उस समय, तो लोग बड़े आसानी से बंदूक और पिस्तौल लेकर घूमते फिरते दिख जाते। डाकू यदि जान से न मारे तो वह खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। लेखक कह रहा है कि अगर डाकू रास्ते में अगर यात्रियों को लूटना है तो अगर पहले जान से न मारे तो उनके लिए खुद मारे जाने का खतरा था, इसलिए वो सबसे पहले खुद यात्रियों को मार देते थे। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। अब ये जब यात्रा कर रहे थे तभी उनको पता चला कि थोंगला के पास, यानी वही थोंगला यानी डांडों की चढ़ाई जहाँ होती है उसी सुनसान एरिया में किसी का खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची, वहाँ का तिब्बती शब्द है कुची कुची, यानी दया दया, एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। हाँ, जहाँ ये लोग सुन जाते कि किसी की हत्या हो गई है तो वहाँ होशियारी दिखाने के बजाय ये लोग बिल्कुल प्रॉपर भीख मांगे बन जाते, जीभ निकाल के कुची कुची करके दो हमें, एक पैसा दो कह के भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, बड़ी मुश्किल हो रही थी उन्हें चलने में बच्चों। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था, और अगला जो उनका रुकने का स्थान था वह 16-17 मील से कम नहीं था। उन्हें 16-17 मील और भी चलने थे। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ लेंगे। लेखक ने सुमति मणि से याचना की कि आप रास्ते में 2 घोड़े लाइए, अब चढ़ा नहीं जाता, हम उस पर सामान भी लाद लेंगे और अपने भी चढ़ लेंगे। बच्चों, आगे का
अगले वीडियो से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।